हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए, जितने भी टॉपिक अपन ने पढ़े हैं उन सभी टॉपिकों में चार ऐसी बातें हैं जो कॉमन हैं। सबसे पहली बात कि उनमें कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र दो तरह का हो सकता है, समरूप या असमरूप, यानी समान या असमान चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद में कोई एक वस्तु होगी, वो एक छड़ हो सकती है, वो एक चकती हो सकती है, वो एक आयताकार लूप या फिर आयताकार कुंडली हो सकती है। दो बातें। तीसरी बात, वो गति करेगी। अब वो गति है, रेखीय गति हो सकती है या फिर घूर्णन गति हो सकती है। और चौथी बात, उसमें प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल अपने को कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से लगभग सभी टॉपिक हैं वो अपने समान हैं। आज का जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर जो डिपेंडेंट क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा 2020 के अंदर पूछा गया था। आप बोर्ड परीक्षा 2020 का जब पेपर देखेंगे तो आपको उसके अंदर इस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न मिल जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट जो सवाल है और इसका जो डायग्राम है वो भी 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने पास ये कोई दो अलग अलग चुंबक हैं। यहाँ वाली चुंबक का उत्तरी ध्रुव इधर रखा गया है और ये दूसरे चुंबक का दक्षिण ध्रुव यहाँ पे रखा गया है। और इन दोनों के जो ध्रुव हैं उनको अवतल आकार का बनाया गया है। ये अवतल आकार का क्यों बनाया गया है ये आप लोगों ने धारामापी के टॉपिक में त्रिज्य क्षेत्र वाला जो टॉपिक पढ़ा है वहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इनको अवतल आकार बनाने का कारण ये है कि हर एक स्थिति में इस कुंडली के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत दिशा में रहने का प्रयास करे। तो इस चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में एक जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो समान तीव्रता का होगा। तो पहली जो स्थिति है वो अपनी कंप्लीट हो जाती है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, डेरिवेशन को याद कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रयास करें कि जो प्रश्न के अंदर शब्द दिए गए हैं उनसे ही लिखने का प्रयास करें। तो ये अपने पास समरूप चुंबकीय क्षेत्र यहाँ दे रखा है, तो इस चित्र में समरूप चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर उसमें एक आयताकार कुंडली रखी गई है। तो ये जो आयताकार कुंडली है इसका नाम अपन PQRS लिख देंगे। और यहाँ पे कहा है कि ये कुंडली है, इसका मतलब इसमें जो फेरों की संख्या है, राउंड्स की जो संख्या है वो भी ज़्यादा हो सकती है। तो अपन यहाँ पे फेरों की संख्या को कैपिटल N मान करके चलेंगे। उसके बाद में ये जो कुंडली है वो अपने किसी एक्स के ऊपर घूर्णन गति करेगी। ठीक है, तो इसकी जो घूर्णन गति है उसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये जो आप लोगों को एक पेपर नज़र आ रहा है ये आपकी आयताकार कुंडली है और ये जो आयताकार कुंडली है वो इसके बीच में से यहाँ से गुजरने वाला जो एक्स है उस एक्स के सापेक्ष इस तरीके से घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से घूर्णन गति करेगी। तो घूर्णन गति में आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा तो N से S की तरफ है इस तरह से, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो यही रहनी है। और इसके अंदर ये कुंडली रखी गई है और कुंडली में दिशा किसकी लेंगे अपन, इसके क्षेत्रफल की। तो अगर ये कुंडली इस तरह से क्षैतिज रखी गई है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा लंबवत हो जाएगी। तो जब ये कुंडली इस तरह से क्षैतिज रखी गई है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, इसके क्षेत्रफल की दिशा ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये कुंडली जब घूर्णन गति करेगी तो इसकी जो स्थिति है वो बदलती जाएगी, इस तरह से बदलती जाएगी। और इस स्थिति में जाने पर यहाँ पर कुंडली के क्षेत्रफल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशाएं समान हो जाती हैं। तो वहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये इस तरह से घूमती जाएगी, यानी हर एक समय पर, हर एक क्षण पर चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के क्षेत्रफल दोनों के बीच का जो एंगल है वो बदलता जाएगा। और वो एंगल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोणीय वेग पर, कोणीय वेग ओमेगा पर। कोणीय वेग क्या होता है, एकांक समय में केंद्र के ऊपर बनाया गया कोण,
कोणीय वेग कहलाता है। तो ओमेगा के ऊपर यदि उसका कोणीय वेग ज़्यादा है तो कुंडली शीघ्रता से घूमेगी, और शीघ्रता से घूमेगी तो जो एंगल है वो जल्दी परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। और परिणाम स्वरूप जैसे जैसे कुंडली बदलेगी, तो अब आप ध्यान देना मेरी बात को, अपने को निकालना क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल के टॉपिक में इसके बारे में मैंने आपको नोट डाल करके बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, उसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है। आपने पढ़ा है कि सर फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ई बराबर डी फाई बाई डी टी। और आपने पढ़ा है कि फाई की जगह अपन क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा लिखेंगे। तो इनमें से जो परिवर्तनशील राशि है वही फ्लक्स में परिवर्तन करेगी। तो इसमें परिवर्तन किस में हो सकता है, बी में परिवर्तन करना भी कठिन होता है, जैसा कि आप इस परिस्थिति में देख रहे हैं कि बी का मान हर एक स्थिति में समान है। इसके क्षेत्रफल की जो वैल्यू है उसको भी बदलना कठिन होता है। क्षेत्रफल बदलने का मतलब है कुंडली का आकार कम ज़्यादा करना, और कुंडली का आकार घटाना बढ़ाना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो कॉस थीटा है ये चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के क्षेत्रफल दोनों के बीच का एंगल है, और इस कोण को बदलना आसान होता है। तो यदि आप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना चाहते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप इन दोनों के बीच का जो कोण है उसको बदलना आसान होता है। तो इस तरह से आप ये बात समझ सकते हैं कि आज प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए इसकी घूर्णन गति को ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया है, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उस फ्लक्स में जो परिवर्तन का सबसे ज़्यादा महत्व है वो इन दोनों के बीच का, किसके, चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के क्षेत्रफल दोनों के बीच के कोण के ऊपर निर्भर करता है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, समय के सापेक्ष इस कोस थीटा का अवकलन कर देंगे। चलिए, इतना फंडामेंटल यदि आप लोगों का थोड़ा सा क्लियर हो जाता है तो आज का टॉपिक अपना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले ये जो बातें, ये जो चर्चा अपन ने करी है, ये जो डायग्राम अपन ने बना रखा है, इसके बारे में यहाँ पे अपन पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने सबसे पहले तो ये जो डायग्राम है इसमें इस आयताकार कुंडली के बीच में घूर्णन एक्स बनाया है, और उस घूर्णन एक्स के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। अब यहाँ पे अपन ने लिखा है कि समान चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में एक एन फेरों वाली आयताकार कुंडली जिसका नाम PQRS है, घूर्णन एक्स के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करती है। एक ही लाइन के अंदर अपन ने सारी बातों को कम से कम शब्दों में लिख दिया है। इस तरह से आप हर एक पैराग्राफ को शॉर्ट बनाने का प्रयास करें। ठीक है, जब ये घूर्णन गति करेगी तो क्या होगा, घूर्णन गति करने से इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कुंडली से, जो अपनी कुंडली है, कुंडली से जो संबंधित फ्लक्स है, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा सर फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और यहाँ पे आपने बात करी है एन फेरों की, तो ये तो फ्लक्स एक फेरे के लिए है। यदि आप एन फेरों की बात करते हैं तो इसको अपन यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप यहाँ से डॉट हटाएंगे तो ये आपके पास वैल्यू एन बी ए कॉस थीटा हो जाती है। ठीक है, और अब इनमें से ना तो एन बदल रहा है, ना बी बदल रहा है, ना ए बदल रहा है, और जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तब तक फैराडे के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होगा। परंतु कॉस थीटा का मान है, थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो आपने कोणीय वेग लिखा है, तो कोणीय वेग का जो संबंध होता है वो होता है कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन अपॉन समय, और यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी थीटा बराबर जो आप वैल्यू लिखेंगे वो आप ओमेगा टी लिख सकते हैं।
यानी कि ये जो थीटा है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि कोणीय विस्थापन को अपन कोणीय वेग इंटू समय के फॉर्मेट में लिखेंगे तो थीटा का मान है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए फैराडे के नियम से यहाँ पे अपन फैराडे का नियम अप्लाई करेंगे, फैराडे के नियम से। अब इसमें फैराडे का नियम भी आ जाता है, फैराडे का प्रथम नियम भी आ जाता है, फैराडे का द्वितीय नियम भी आ जाता है, और साथ साथ लेंज का नियम भी आ जाता है। तो सबको अप्लाई करना अपने को एक साथ। तो ई बराबर जो अपने पास वैल्यू है वो फॉर्मूला लगेगा डी फाई अपॉन डी टी, क्योंकि फैराडे का जो पहला नियम है वो अपने को कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, और दूसरा कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके तुल्य होता है, और लेंज कहता है कि उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा है वो अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करते हैं। तो तीनों को अपन यहाँ पे एक साथ अप्लाई करेंगे। अब आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और नोट्स को अच्छे तरीके से लिख लें। अब अपन थोड़ा सा पेपर को आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास ये जो वैल्यू है, अब अपन यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या करते हैं, फ्लक्स की वैल्यू रख लेते हैं, फाई की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, ई की जो वैल्यू है बराबर माइनस डी अपॉन डी टी तो चल रहा है, और फाई की जगह वैल्यू रख लेते हैं अपन। क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, फाई की जगह एन बी ए कोस, और थीटा की जगह लिख लेता हूँ मैं ओमेगा टी। तो इसमें से आपको एक बात तो पता है कि माइनस है एन बी ए, ये सब तो बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद में डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा कोस ओमेगा टी। अब आप में से जो गणित के स्टूडेंट हैं उनको ये बेहतरीन तरीके से याद होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आएगी, आप लोगों को याद करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो माइनस एन बी ए तो आपके पास बाहर है ही सही। अब अपने को ये जो कोस ओमेगा टी है इसका समय के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कोस ओमेगा टी का जो अवकलन होता है यानी कोस थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है यहाँ पे ओमेगा टी आ जाएगा। लेकिन एक बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो समय के साथ जिस वैल्यू के साथ आप अवकलन कर रहे हैं उसके गुणनफल में यदि कोई वैल्यू है तो अवकलन करते समय तो वो गुणा में आ जाती है और समाकलन करते समय भाग में आ जाती है। तो यहाँ पे अपन ने अवकलन टाइम के रिस्पेक्ट में किया है, तो ओमेगा उसके साथ एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट यहाँ पे गुणनफल के रूप में आ जाएगा। तो ये जो अवकलन है कोस ओमेगा टी का, ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो अब आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये बताएं कि इनमें से परिवर्तन वाली राशि कौन सी है, क्या एन बदल रहा है, क्या बी बदल रहा है, क्या ए बदल रहा है, या ओमेगा। सर ये तो चारों ही कांस्टेंट है, तो फिर क्या साइन ओमेगा टी का मान बदल रहा है क्या। हाँ सर इसका मान बदल रहा है, कैसे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बदलेगा। ठीक है, क्योंकि थीटा की जगह अपन ने ओमेगा टी लिखा है। तो कहने का मतलब ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। तो क्या इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, हाँ सर मिनिमम होगी। कितनी होगी, 0 होगी। और मैक्सिमम होगी, बिल्कुल सर मैक्सिमम भी होती है। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, सर 1 होता है। तो यदि मैं इस साइन थीटा की वैल्यू को 1 मान लूँ, अधिकतम वैल्यू कह देता हूँ, तो उस समय इस ई का मान जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है वो कितना हो जाएगा। तो जब आप इस साइन ओमेगा टी को 1 कहेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू है वो शेष रह जाएगी, और वो किसके बराबर होगी, अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। तो अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल को मैं ई नॉट कह देता हूँ। ये नोट है, ये संकेत लगाया है अपन ने अधिकतम वैल्यू का,
और इसकी अधिकतम वैल्यू होगी कितनी सर, एन बी ए ओमेगा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी का मान तो अपन ने 1 कह ही दिया है। तो यदि ये वाली वैल्यू अपन ऊपर वाले इक्वेशन में लगाएं तो ई का जो मान है वो आपके पास ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाता है। तो इस तरीके से अपने पास कुछ इक्वेशंस हैं, उनको मैं नंबर डाल देता हूँ। ये मेरे पास समीकरण नंबर 1 कह देता हूँ मैं इसको। इसके बाद में इसे अपन समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। ये अपने पास अधिकतम वैल्यू है नंबर 3 कह देते हैं, और ये अपने पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। तो इस तरह से अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान भी अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब वो जो आयताकार कुंडली आपके पास है उसके अंदर उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल तो आ गया आपके पास, कितना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और यदि आप लोगों को उस कुंडली का प्रतिरोध पता चल जाए, प्रतिरोध की वैल्यू अपने को पता चल जाए, और यदि कुंडली है तो डेफिनेटली एक लूप के रूप में होगी, तो उसके अंदर क्या प्रवाहित हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन, यदि कुंडली का प्रतिरोध, यदि कुंडली का प्रतिरोध कितना हो, कैपिटल आर, यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा आई का मान ओम के नियम से क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल अपॉन आर, आई बराबर वी अपॉन आर। तो आई का मान लिख लीजिए। तो आई का मान जब आप लिखेंगे तो ई की वैल्यू लिखें। अब आप कह सकते हैं कि सर ई की वैल्यू नंबर 4 से लिखें या 2 से लिखें। आप 1 सेकंड के लिए समीकरण 2 से लिख लें। तो ये हो गया आपके पास एन बी ए ओमेगा, और यहाँ साइन ओमेगा टी, और बटा में आर। तो ये बटा का आर मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो कहने का मतलब आई का जो इक्वेशन है वो भी आपका अगेन साइन के फॉर्म में आ जाएगा। अब इन पांचों राशियों में से कोई भी राशि बदलने वाली नहीं है, और साइन ओमेगा टी है वो बदलेगा। साइन ओमेगा टी का अगेन अधिकतम मान 1 हो सकता है। तो जब इसका मान 1 होगा तो ये परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अगेन आप वीडियो की स्क्रीन को पहले पॉज करें और अच्छे तरीके से नोट्स को उतार लें। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक अपन बहुत आसान तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से पहुँच चुके हैं। अब आई अधिकतम, तो प्रेरित धारा का अधिकतम मान, प्रेरित धारा का अधिकतम मान कैसे लिखेंगे, इसको भी अपन आई नोट से लिख दें। प्रेरित धारा के अधिकतम मान को आई नोट कह दें, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। और यदि आपके पास एन बी ए ओमेगा अपॉन आर आ जाता है तो आप इसकी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 हो जाती है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 6 कह दीजिए। तो इनमें से अधिकतम विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू है और अधिकतम प्रेरित धारा की जो वैल्यू है, ये जो दोनों इक्वेशन है, यहाँ से संख्यात्मक प्रश्न है वो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब आपने 3 तरह की समीकरण पढ़ी है। एक आपने आज के इस वीडियो में समीकरण नंबर 1 पढ़ा है। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है, फाई का मान एन बी ए कोस थीटा, यानी फ्लक्स का जो मान है वो कोस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो कोस ओमेगा टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उसकी इक्वेशन आपके पास आई है समीकरण नंबर 2 में, ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये साइन के फंक्शन के रूप में परिवर्तित होगा। और प्रेरित धारा की जो वैल्यू समीकरण नंबर 5 में देखें, ये जो वैल्यू है ये भी आपकी साइन ओमेगा टी के साथ में बदलेगी। बाकी इनके जो गुणनफल हैं वो तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू हो ही जाएगी।
तो समय के साथ अगर इनका ग्राफ खींचा जाए, किसका किसका, प्रेरित विद्युत वाहक बल समीकरण नंबर आप लोगों का जो है 2 और प्रेरित धारा समीकरण नंबर 5, ये दोनों तो सेम ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इनमें साइन ओमेगा टी है और इनका परिवर्तन है वो एक साथ होगा। जैसे जैसे टी बदलेगा दोनों में साइन ओमेगा टी है तो एक साथ परिवर्तित होगा। तो इसके लिए तो मैं केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल का ग्राफ बना लूंगा और आप समझ लेंगे कि धारा का ग्राफ भी बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन फ्लक्स का जो ग्राफ है वो तो कोस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कोस के ऊपर डिपेंड करेगा तो इसकी वैल्यू तो कुछ अलग आएगी। तो अब अपन यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे समय के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, समय टी के साथ चुंबकीय फ्लक्स फाई व प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का ग्राफ वक्र किस तरह से आता है देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ये वाई एक्स की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस वाई एक्स की लाइन के यहां पर अपन एक्स एक्स की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक्स एक्स की लाइन है वो आप लोगों की समय को रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लीजिए टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर ये इसका मूल बिंदु है और वाई एक्स की जो लाइन है वो आप लोगों की चुंबकीय फ्लक्स को भी और प्रेरित विद्युत वाहक बल को भी प्रदर्शित कर रही है। अब आप समीकरण नंबर 1 में जाएं। समीकरण नंबर 1 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, फाई का मान, मैं दोबारा यहाँ पे लिखूं क्या है समीकरण को, दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। तो फाई की जो वैल्यू है वो अपने पास एन बी ए कॉस ओमेगा टी है और प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू है वो एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पर यदि मैं टी का मान 0 रखूं, यहाँ पहले फाई फ्लक्स वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, टी का मान जब मूल बिंदु पे है तो 0 है, टी का मान जब आप 0 रखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और कोस 0 की वैल्यू 1 रखेंगे तो फाई की वैल्यू एन बी ए हो जाएगी, तो वो इसका अधिकतम मान हो जाएगा। तो फ्लक्स का जो ग्राफ होगा पहले अपन उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो टी का मान जब 0 लिया गया है उस समय फ्लक्स अधिकतम है, तो ये इसकी अधिकतम वैल्यू ले लेते हैं फाई की। इसके बाद में ये जो वैल्यू है, एक आवर्तकाल को अपन कितना कहते हैं, कैपिटल टी कहते हैं। तो एक आवर्तकाल में अपन इसको लिख लेते हैं, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी T/4, इसको कह देंगे अपन। इसके बाद में ये आधा आवर्तकाल हो जाएगा, इसको T/2 कह देंगे, इसको अपन 3T/4 कह देंगे और ये अपना एक आवर्तकाल का समय कैपिटल टी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे अपन, T/4 लेंगे। ठीक है, तो जब आप ओमेगा टी में टी की जगह T/4 लेंगे तो ध्यान देने वाली बात यह है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है सर 2π/t। ओमेगा क्या होता है, 2π/t। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सोल्व करके बता देता हूँ। मेरे को ओमेगा टी की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा होता है सर 2π/t कोणीय वेग। तो एक कोणीय वेग का मतलब कोणीय विस्थापन बटा समय, एक चक्कर पूरा करेगा तो कितना एंगल पार होगा, 360 डिग्री का, 2π लिखेंगे और एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय जिसे अपन कैपिटल टी से आवर्तकाल कहते हैं। तो ओमेगा को अपन 2π/T लिखते हैं और यहाँ पे स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, T/4। तो इसको मैं T/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो T से T कैंसिल हो गया, क्या मेरे पास π/2 बचा। तो अब आप लोग जब अपनी बुक्स के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पर
t/4 भी मिल सकता है। और यदि एक्स एक्स के ऊपर आपने यहाँ पर समय ना ले करके थीटा अगर ले रखा है, थीटा कोण ले रखा है, तो ये जो t/4 है वो उस एंगल को क्या बना देगा, π/2 बना देगा। अब आप यहाँ पे π/2 लिखेंगे इस ओमेगा टी की जगह। मेरी बात समझ में आ रही है? टी की वैल्यू आपने t/4 रखी, t/4 रखने पर ओमेगा टी का जो मान है वो π/2 बन गया। और कोस π/2 यानी कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका जो ग्राफ है वो t/4 पे आते आते यहाँ आ जाएगा। अब अगेन आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, t/2 लिखेंगे इस कैपिटल टी की जगह। तो ओमेगा की जगह तो मैं वापस 2π/t लिखता हूँ, स्मॉल टी की जगह मैं t/2 लिखता हूँ। t से t गया, 2 से 2 गया, ये तो पाई आ गया। और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो कोस पाई की वैल्यू यहाँ पे यदि मैं -1 लगाऊंगा तो अगेन मेरे पास ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी और माइनस का अधिकतम मान जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि अपन इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो जानते हैं इसे कोस वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोस वेव, यानी जो अनुपात कोस थीटा होता है उसकी तरंग इसे कहा जाता है। तो ये अपने पास फाई का ग्राफ आता है, ठीक है। अब इसी तरीके से टी का जो मान है वो अपन साइन ओमेगा टी के अंदर रखेंगे। अगेन ओमेगा की जगह आप 2π/t लिखेंगे और इस स्मॉल टी की जगह पहले 0, फिर t/4, फिर t/2, 3t/4 और कैपिटल टी रख करके सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं जब इसकी जगह 0 रखूँगा टी की जगह, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। तो इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल 0। तो प्रारंभिक स्थिति में यहाँ पर जब एंगल दोनों के बीच का 0 है तो ग्राफ है वो अपना इस मूल बिंदु से शुरू होगा। उसके बाद में आप t की जगह t/4 रखेंगे। तो जैसे ऊपर में आया था थीटा का मान π/2, यहाँ पर भी π/2 आ जाएगा। बट यहाँ पे कोस π/2 था और यहाँ पे साइन π/2 है, तो साइन π/2 का जो मान है वो 1 हो जाएगा। और उस स्थिति में इसकी वैल्यू है वो nBA ओमेगा हो जाती है। तो nBA ओमेगा मतलब ये इसका कुछ उच्चतम मान है और इसका जो उच्चतम मान है वो अपन यहाँ तक मान लेते हैं। अगेन जब आप t/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू है वो 180 डिग्री हो जाती है और साइन 180 का मान है वो आपके पास 0 आ जाता है। इस तरीके से आपके पास, तो इनका यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अगेन जानते हैं कि सर इसे अपन साइन वेव कहते हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो साइन वेव के फॉर्म में आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। ये इसका अधिकतम मान है, तो इसको मैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का ग्राफ कह देता हूँ। एक को आप रेड पेन से ड्रॉ करेंगे और दूसरे को आप ब्लैक या फिर ब्लू पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना आना चाहिए। हालांकि अगले चैप्टर नंबर 10 में अपन इस तरह के ग्राफ ही ड्रॉ करेंगे। महत्वपूर्ण पार्ट जो अपना है वो यही है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ना केवल इस चैप्टर की दृष्टि से बल्कि आगे वाला जो चैप्टर है उसका भी यहाँ पे बेसमेंट तैयार होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे एक रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट ये निकालते हैं कि जब कोस का मान अधिकतम है तो साइन का मान 0, और जब कोस का मान 0 है तो साइन का मान अधिकतम। यानी जब फ्लक्स 0 है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज़्यादा, और जब प्रेरित फ्लक्स अधिकतम है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 0। तो अपन ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है जिसे अपन कला में अंतर, कलांतर कहते हैं, तो वो कलांतर कितने डिग्री का आया, π/2 का आया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाई व ई में कलांतर। छोटा प्रश्न आप लोगों से परीक्षा में पूछा जा सकता है, π/2 होता है, ठीक है। कितने डिग्री का कलांतर होता है, आप 90 डिग्री कह सकते हैं या π/2 भी कह सकते हैं। और आज अपन ने जो सिद्धांत पढ़ा है, ये जो आप लोगों ने पढ़ा है
कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आयताकार कुंडली गति करेगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और यदि परिपथ बंद है, क्लोज्ड है, तो उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाएगी। और इसी सिद्धांत के ऊपर, आज के इसी सिद्धांत के ऊपर ही आप लोगों का जो जनरेटर होता है, जनरेटर होता है, एसी जनरेटर कह दीजिए या डीसी जनरेटर कह दीजिए, दोनों के दोनों जनरेटर हैं वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इस बात को अपने को मुख्य रूप से यहाँ पे लिख लेना चाहिए। क्या लिखेंगे अपन कि एसी व डीसी जनरेटर, जनित्र जिसे अपन कहते हैं, जनित्र, दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये दोनों किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इसके साथ ही आज का अपना जो टॉपिक है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल की इक्वेशन, उसके बाद में उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद में प्रेरित धारा का समीकरण, फिर उसका मैक्सिमम वैल्यू। ये चारों इक्वेशंस आपको याद रखनी है, और इसका जो ग्राफ है वो भी आप लोगों को समझते हुए तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप पहले वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके नोट्स को अच्छे तरीके से लिख लें। अब अपन अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज संख्या 207 207 के ऊपर एक एग्जाम्पल नंबर 12 दिया गया है। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 पहले भी आ चुका है, यानी क्रमांक लगाने में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसलिए अपन यहाँ पे पेज नंबर 207 के ऊपर जो 12वां उदाहरण लिखा है उसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि 0.15 मीटर त्रिज्या, तो आर की वैल्यू अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 0.15 मीटर। पूरे प्रश्न को साथ साथ पढ़ते जाएं और लिखते जाएं। तथा 3000 फेरों वाली एक कुंडली, तो कैपिटल एन का मान लिख लें अपन 3000। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज घटक जिसे अपन BHC लिखते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁵ टेस्ला में 250 चक्र प्रति सेकंड। तो यहाँ पे जो 250 चक्र प्रति सेकंड दे रखा है ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ये अपने को दे रखा है 250 राउंड प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद में सवाल कह रहा है कि घुमाने से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यानी ई नोट का मान निकालना है। ई नोट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। देखें, अभी आपने प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान टाइम के ऊपर डिपेंडेंट भी और मैक्सिमम भी दोनों पढ़ा है। तो NBA ओमेगा। ठीक है, चलिए फटाफट वैल्यू लिख लें, साथ साथ में इसका मान लिख लें। क्या हो जाएगा, N का मान सर 3 हो जाएगा। ठीक है, B का मान 4 × 10⁻⁵ दे रखा है, ये भी बढ़िया है। अब किसका मान लिखना है, एरिया का। तो कुंडली है वो, उसकी त्रिज्या आप लोगों को दे रखी है, इसका मतलब वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा। तो πr² में पाई की वैल्यू आप 3.14 लिख लें और ये 0.15 का स्क्वायर लगा दें। ये मेरे पास एरिया की वैल्यू हो गई। ठीक है, और उसके बाद में मुझे दे रखा है आवृत्ति, और आवृत्ति के बाद में मुझे यहाँ पे चाहिए ओमेगा। तो इसको आप ये जानते हैं कि सर ओमेगा जो होता है वो होता है 2π/T, और 1/T जो होता है 1/, आवर्तकाल, इसे अपन आवृत्ति कहते हैं, तो इसे 2πf लिखा जाता है। तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी उसे अपन 2πf लिखेंगे। याद रखना आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से, बार बार ये बातें नहीं बताई जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे ओमेगा चाहिए, तो 2 पाई का मान 3.14
और इंटू एफ की वैल्यू 250। और ये भी 250 डायरेक्ट पूरी नहीं लिखनी होती है, ध्यान देना यहाँ पे राउंड प्रति सेकंड ही होना चाहिए। यदि राउंड प्रति मिनट दे रखा है तो आपको 60 का भाग लगा करके 60 से डिवाइड करके उसे राउंड प्रति सेकंड में भी बदलना होता है। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाती है। अब आप इस पूरे को अच्छे से कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी आपका आंसर आता है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ये जो सॉल्व करने का काम है वो आप लोगों के ज़िम्मे में है। बट मेरी जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो 13.3 के आसपास, 13.31 की वैल्यू आती है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल दे रखा है तो इसका मात्रक अपन क्या लगा देंगे, वोल्ट लगा देंगे। तो इस तरह से ये एक बहुत आसान सा प्रश्न है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में पेज संख्या 207 पर उदाहरण नंबर 13 दे रखा है। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा ढंग से समझेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। उसको मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बताने की आवश्यकता है। तो इसके साथ ही अपना आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है और अपना ये जो चैप्टर है इसके एक तरह के जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके आगे वाला जो पोर्शन है वो अलग फंडामेंटल है, भंवर धाराओं का टॉपिक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा अपना अगला, जिसमें बोर्ड परीक्षा में परिभाषाएं हैं और इनमें कई तरह के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।